तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब होता है अगर हम हमारे विलयन को द्रव्यमान के अनुसार 100 हिस्सों में बांट दें तो उसमें कितना हिस्सा विलेय का है वो कहलाएगा द्रव्यमान प्रतिशत। यानी द्रव्यमान के अनुसार विलयन के 100 भागों में उपस्थित विलेय के भागों की संख्या को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। इसके लिए जो सूत्र है वो है बराबर विलेय का द्रव्यमान बटा कुल द्रव्यमान गुणा 100। तो आप WB का प्रतिशत जब निकालें तो आप WB ऊपर रख दें, WA धन WB कुल द्रव्यमान हुआ और गुणा क्या कर दें 100। जैसे प्रतिशत निकालते हैं अपन परसेंटेज अपने नंबर का, वैसे ही है प्राप्तांक बटा पूर्णांक गुणा 100। दूसरा है आयतन प्रतिशत। अच्छा, यहां ये ध्यान रखें कि इसमें आप A का भी निकाल सकते हैं, है ना, तो A ऊपर हो जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं। आयतन प्रतिशत का अर्थ होता है कि अब हम विलयन को 100 भागों में आयतन के अनुसार बांटेंगे। तो आयतन के अनुसार विलयन के 100 भागों में उपस्थित विलेय के भागों की संख्या को हम कहते हैं आयतन प्रतिशत। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं VB% बराबर हो जाएगा VB बटा VA धन VB गुणा 100। तो सरल हो गया, इसमें कोई बात नहीं। इसके बाद तीसरा आता है नार्मलता। ये आपके बहुत काम का है, इसलिए इसमें मैं 2-3 चीजें एक्स्ट्रा बताऊंगा। नार्मलता बराबर होता है किसी विलयन के 100 लीटर में 1 लीटर में, किसी विलयन के 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नार्मलता कहते हैं। परिभाषा तो हो गई, पर एक प्रश्न फंस गया, ये ग्राम तुल्यांक क्या है? तो एक्चुअल में ग्राम तुल्यांक का मतलब होता है ग्राम तुल्यांक भार, और ग्राम तुल्यांक भार बराबर होता है अणुभार बटा संयोजकता। तो जैसे 1 मोल मतलब कितना होता है? 1 अणुभार के बराबर। जैसे H2SO4 का अणुभार 98 है, तो 98 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब हुआ 1 मोल। मोलों में उसको कितना मानेंगे? 1 मोल। लेकिन H2SO4 को जब हम आयनित करते हैं तो H2SO4 आयनित होकर 2 धनावेश उत्पन्न करता है और 2 ही ऋणावेश उत्पन्न करता है। आवेश, आयन नहीं ना। कुल धन कितना है? हर हाइड्रोजन पे 1 धन है, 2 हाइड्रोजन पे है तो 2 धन हो गया और 2 ऋण। तो कितना धन या कितना ऋण आवेश उत्पन्न हुआ वो संयोजकता हो गई। तो 98 अणुभार है, 2 कर दिया तो 49 ग्राम अगर हम क्या लें सल्फ्यूरिक अम्ल, तो इसको बोलेंगे 1 ग्राम तुल्यांक। तो इस आधार पर नार्मलता का सूत्र हमारे लिए बनता है नार्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा विलयन का आयतन। अब अगर विलयन का आयतन लीटर में है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, पर जनरली विलयन का आयतन मिलीलीटर में होता है, इसलिए ऊपर हमको 1000 का गुणा करना पड़ता है। तो इस बेस पे विलेय के ग्राम तुल्यांक के लिए सूत्र है दिया गया द्रव्यमान बटा
GEM, ग्राम इक्विवेलेंट मास, यही है GEM, गुणा 1000 बटा विलयन का आयतन V मिलीलीटर। ये तो परिभाषा और ये हो गया। अब मान लो लैब में आप गए, सेकेंड ईयर में आप हैं तो आपको लैब जाना पड़ता है। लैब में किसी विलयन का आपको क्या बनाना है, आपको बोल दिया भाई n/30 विलयन बनाइए, है ना, ऐसा आता है n/30 मानक विलयन बनाकर। तो किसी भी पदार्थ का n/30 मानक विलयन कैसे बनाएंगे आप? सबसे पहले उस पदार्थ का आपको क्या निकालना पड़ेगा, तुल्यांकी भार, ग्राम तुल्यांक भार निकालिए। पहला पद आपका क्या होगा, ग्राम तुल्यांक भार निकालिए। अब जैसे NaOH है या ऑक्जेलिक अम्ल है, तो दोनों में अंतर क्या है, NaOH को आयनित करो तो 1 धन 1 ऋण मिलता है। जिन भी में 1 धन 1 ऋण मिले उनका अणुभार ही ग्राम तुल्यांक भार है। लेकिन जिनमें 2 धन मिले, 3 धन मिले या 1 से ज्यादा धन या ऋण मिले, तो ऐसी स्थिति में आपको उस संख्या से भाग देना होता है। तो पहला काम तो आप अणुभार बटा क्या कर लेंगे, संयोजकता करके आप GEM निकाल लेंगे। अब इसके बाद आपको n/30 निकालना है, तो आप क्या करोगे GEM बटा 30 कर दो, n की जगह GEM ले लेना है। तो ये आ जाएगा आपका ग्राम प्रति लीटर। 1 लीटर में कितना घोलना है, आधे लीटर का विलयन बना रहे हो तो आधा कर देना, 250 का बना रहे हो तो 1/4 कर देना। तो आयतन के हिसाब से उसको आप फिर बाद में बांटते रहना। यहां जो मान निकलेगा वो प्रति ग्राम प्रति लीटर में निकल आएगा। ये है आपका नॉर्मलता। और नॉर्मलता के लिए एक सूत्र और भी है, N1V1 बराबर क्या होता है, N2V2। तो ये नॉर्मलता से संबंधित जानकारी, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अगली चीज आपको जाननी है, चौथी, मोलरता। मोलरता, मोलरता को कैपिटल M से दर्शाते हैं, इसलिए कैपिटल जैसा M बनाएं। किसी विलयन के 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर में घुले विलेय के मोलों की संख्या को हम मोलरता कहते हैं। तो किसी भी मोलों की संख्या कैसे निकाली जाती है, मोलों की संख्या को हम प्रदर्शित करते हैं n से, स्मॉल n, और ये होता है दिया गया द्रव्यमान बटा अणुभार। तो दिया गया द्रव्यमान हमेशा W से दर्शाते हैं और अणुभार को M से। ये एडिशनल है, इसको आप इस परिभाषा के अंतर्गत नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब ये परिभाषा कहती है कि मोलरता का मतलब होता है विलेय के मोलों की संख्या जो विलयन के 1000 मिलीलीटर में उपस्थित होनी चाहिए, जबकि आपके विलयन का आयतन कुछ भी हो। तो ऐसे में हमारा M बराबर आएगा विलेय के मोलों की संख्या WV बटा MB, ये हो गया विलेय के मोलों की संख्या, गुणा 1000 बटा विलयन का आयतन, किसमें, मिलीलीटर में। अगर मिलीलीटर में नहीं लेके लीटर में लेंगे तो 1000 का गुणा नहीं करेंगे। ये हो गया मोलरता।
अब मोलरता और नॉर्मलता में एक संबंध भी हम दर्शा सकते हैं चाहे तो, बहुत आसान है। मोलरता व नॉर्मलता में संबंध, मैं डायरेक्ट संबंध लिख रहा हूं, आप चाहे तो व्युत्पत्ति भी कर सकते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है। तो नॉर्मलता बराबर होता है मोलरता गुणित संयोजकता। ठीक, अब आइए अगले हिस्से में आते हैं। मोललता, मोलरता हो गया, अब हम पढ़ेंगे मोललता। अगली चीज जो पढ़नी है वो है मोललता। मोललता को स्मॉल एम से दर्शाते हैं, इसलिए आपका एम स्मॉल एम टाइप दिखना चाहिए। ये नियम कहता है, या ये शब्द जो है इसकी परिभाषा है, किसी विलयन में विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उसकी मोललता कहते हैं। मतलब ये है कि इसमें विलयन के आयतन से मतलब नहीं है, उस विलयन में जितना विलायक है, विलायक में कितना विलेय घुला हुआ है, ये बताना है। ठीक है, तो इसलिए इसका सूत्र हो जाता है, विलेय के मोलों की संख्या तो यहां भी निकालनी है। एक 1000 ग्राम विलायक में निकालना है, और यहां विलायक का द्रव्यमान आएगा। तो फॉर्मूला बन गया m बराबर विलेय के मोलों की संख्या WB बटा MB गुणा 1000 तो है ही है, बटा विलायक का द्रव्यमान WA। ये हो गया हमारा सूत्र, स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद बारी आती है अगले हिस्से की, जिसको हम कहते हैं मोल प्रभाज। मोल प्रभाज भी किसी चीज की हिस्सेदारी को बताता है। कुछ पुस्तक में n से दर्शाया है, कुछ में x से दर्शाया है। हम x लेते हैं, आपकी पुस्तक में n से दर्शाया हो तो आप n भी ले सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। ठीक है ना। तो जैसे प्रतिशत का मतलब होता है 100 में, प्रभाज का मतलब होता है 1 में। ठीक है ना। किसी ने कुछ लिखा कि शायद मैं ये अपने से बता रहा हूं, आप सिलेबस चेक कर लिया करें बेटा, है ना। ठीक, बीच में क्लास डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो मोल प्रभाज क्या है? मोल प्रभाज है जैसे किसी घटक के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम कहते हैं मोल प्रभाज। तो माना विलयन 2 घटकों से मिलके बना है, ए व बी। ए के मोलों की संख्या है आपके पास Na, और बी के मोलों की संख्या है मान लो Nb। तो ए का मोल प्रभाज होगा XA बराबर Na बटा Na प्लस Nb।
और B का मोल प्रभाज होगा XB बराबर NB बटा NA प्लस NB, इस तरीके से होगा। ठीक है। अब हमको ये ध्यान रखना है कि किसी विलयन में XA और XB जोड़ने पर हमको हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। लेकिन शुद्ध अवस्था में क्योंकि केवल XA ही रहेगा, B तो रहेगा नहीं, इसलिए ये अकेला 1 के बराबर होगा और ये B भी अकेला 1 के बराबर होगा। तो शुद्ध के लिए नॉट या ऊपर 0 लगा देंगे। ठीक है, क्लियर है? ये विलयन है। अब परिभाषाएं हमारी छोटी मोटी हो गई हैं। अब हम उस टॉपिक पे आते हैं जो 4 टॉपिक आपसे पूछे जाते हैं। वाष्प दाब में अवनमन, राउल्ट का नियम, वाष्प दाब में अवनमन, और उसके बाद आपका आएगा क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन। ये सारी चीजें थोड़ा थोड़ा मात्रा में आपसे पूछी जाती हैं इन क्लासेस में, फर्स्ट ईयर में। इनके डिटेल्स आपको 12वीं में आप पढ़ चुके हैं, लेकिन द्रव अवस्था में मैंने कहा था ना कि कुछ पुस्तक में दिया हुआ है, कुछ में नहीं दिया हुआ है, पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। आप चाहें तो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा थोड़ा ही बता रहा हूं आपको। सबसे पहले हम देखेंगे अणुसंख्यक गुण किसे कहते हैं। विलयन के ऐसे गुण जो विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, बल्कि विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, वो क्या कहलाएंगे? अणुसंख्यक गुण, संख्या पर निर्भर गुण। कौन कौन से गुण हैं ये? तो ये 4 गुण हैं। पहला है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अवनमन का मतलब कमी। दूसरा है परासरण दाब। तीसरा है क्वथनांक में उन्नयन। और चौथा है हिमांक में अवनमन। तो अगर हम इस चैप्टर को पढ़ना चाहें तो हमको सबसे पहले एक चीज अलग से पढ़नी पड़ती है, और वो है वाष्प दाब क्या है। वाष्प दाब, नाम से जाहिर है वाष्प द्वारा लगाया गया दाब वाष्प दाब है, लेकिन कब? तो यही समझने की चीज है। देखिए, खुले बर्तन में अगर आप पानी ले लेते हैं तो पानी की वाष्प बनेगी और वाष्प ऊपर निकल जाएगी बाहर। तो इस समय पानी के ऊपर जो दाब लग रहा है वो एक वायुमंडल का दाब है, वो पानी का वाष्प दाब नहीं है, वो सभी पे लग रहा है। लेकिन अगर इस पात्र को बंद कर दें आप, ठीक है, तो जब हम इस पात्र को बंद कर देते हैं तो इस पात्र को बंद कर देने से क्या होता है? वाष्प अंदर ही रह जाती है। थोड़ी देर बाद ये वाष्प वापस द्रव में बदलने लगती है। तो इसका मतलब यहां द्रव वाष्प में बदल रहा है और वाष्प भी वापस किस में बदल रही है? द्रव में। तो इस तरीके से एक साम्यावस्था स्थापित हो जाती है। इस साम्यावस्था पर, यानी कि जब हम किसी द्रव को किसी बंद पात्र में रखते हैं तो उसकी द्रव अवस्था और वाष्प अवस्था के बीच एक साम्यावस्था स्थापित हो जाती है। इस साम्यावस्था के दौरान वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब
वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है ना, खुले में नहीं, बंद पात्र के अंदर। अब वाष्प दाब क्लियर है आपका। तो अब हम जानते हैं कि विलेय दो प्रकार के होते हैं, अवाष्पशील विलेय और वाष्पशील विलेय। अवाष्पशील विलेय जैसे नमक, शक्कर, कॉपर सल्फेट, इनको कागज में लेके आप रख दो बाहर तो ये अपने आप नहीं उड़ जाते, ये जितना लिए रहोगे लगभग उतना ही रहता है। लेकिन अगर आप कपूर ले लो और खुले में रख दो तो कपूर उड़ जाता है। नेफ्थलीन की बॉल ले लो, खुले में रख दो तो उड़ जाएगा। तो ये वाष्पशील है। हमारा पूरा चैप्टर निर्भर है अवाष्पशील विलेय पे, यानी ऐसा विलेय जो वाष्पित नहीं होता है। तो एक प्रश्न बनता है, 12वीं में भी पढ़ा होगा, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन, यानी ऐसा विलयन जिसमें अवाष्पशील विलेय घुला है, का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। क्यों होता है? हमेशा कम होता है। प्रश्न है क्यों? तो सबसे पहली चीज समझें कि वाष्पीकरण सतह से होने वाली घटना है, यानी पानी की भाप सिर्फ ऊपरी लेयर से बनती है, भीतर के लेयरों की भाप नहीं बनती। कैसे पता करें? तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप 10 मिलीलीटर पानी को एक कटोरी में रख दीजिए और 10 मिलीलीटर पानी को एक कांच के टेबल के ऊपर फैला दीजिए। आप देखेंगे कांच पे फैला हुआ पानी जल्दी सूख गया, क्योंकि वहां सतह का क्षेत्रफल क्या है, ज्यादा है, जबकि कटोरी में रखा 10 मिलीलीटर पानी बहुत समय लगेगा सूखने में। तो पहली बात ये क्लियर रखिए दिमाग में कि वाष्पीकरण पृष्ठ या सतह से होने वाली घटना है। सतह का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा, वाष्पीकरण उतना अधिक होता है। तो अब हम यहां दो डायग्राम बनाते हैं, एक शुद्ध विलायक का बनाते हैं। एक बराबर पात्र में हमने शुद्ध विलायक लिया, तो शुद्ध विलायक की सतह पर सिर्फ शुद्ध विलायक या विलायक के अणु होंगे और कोई होंगे ही नहीं। तो ऐसे में संपूर्ण पृष्ठ से वाष्पीकरण होता है, पूरी जगह से इसके क्या होगा, वाष्पीकरण होगा। लेकिन एक अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन में दो चीजें हैं, विलेय भी है, विलायक भी है। तो ऐसे में अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन की सतह का कुछ हिस्सा विलेय के अवाष्पशील अणुओं द्वारा घिरा होगा और वहां से वाष्पीकरण नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति में मान लो कि ऊपर से देखने पे पूरी सतह आपको इतनी दिख रही है, शुद्ध विलायक में पूरी जगह से वाष्पीकरण होता है। लेकिन अशुद्ध विलायक में ये कण है विलेय के, यहां से वाष्पीकरण नहीं होगा, इनको इकट्ठा कर देते हैं। मान लो ये कण इतनी जगह घेर लेते हैं टोटल, तो इतनी जगह से तो वाष्पीकरण नहीं होगा। मतलब वाष्पीकरण के लिए पहले जितना क्षेत्रफल हमको उपलब्ध था, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन में वाष्पीकरण के लिए उपलब्ध क्षेत्रफल कम हो जाता है। तो सीधी सी बात है, कम जगह से वाष्पीकरण होगा तो वाष्प कम बनेगी, वाष्प कम बनेगी तो स्वाभाविक तौर पे विलयन का वाष्प दाब भी क्या होगा, कम हो जाएगा। यहां तक हम आज देखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास